Welcome to Study with Anwar. Learn smart, achieve more. तो आज हम एक बहुत ही फंडामेंटल, एक बहुत ही जरूरी टॉपिक समझने जा रहे हैं, संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखिए, किसी भी देश के लिए, खासकर एक लोकतंत्र के लिए, संविधान उसकी बुनियाद होता है, उसका फाउंडेशन। ठीक वैसे ही जैसे एक बड़ी बिल्डिंग के लिए उसकी नींव होती है। तो चलिए आज एकदम क्रिस्टल क्लियर करते हैं कि संविधान आखिर है क्या, हमें इसकी जरूरत ही क्यों पड़ती है और ये बनता कैसे है। और इसे समझने के लिए हम कुछ बहुत पावरफुल एग्जाम्पल्स देखेंगे। अब इस स्लाइड पर जो लिखा है उसे बहुत ध्यान से और धीरे धीरे महसूस करते हुए समझते हैं। ये शब्द हैं नेल्सन मंडेला के। पहली लाइन है, मैंने गोरों के प्रभुत्व के खिलाफ संघर्ष किया है। इसका मतलब साफ है, उन्होंने व्हाइट सुप्रीमेसी के खिलाफ, गोरों के शासन के खिलाफ लड़ाई लड़ी। लेकिन अगली लाइन, और मैंने ही अश्वेतों के प्रभुत्व का विरोध किया है, ये लाइन बहुत गहरी है। इसका मतलब है कि वो किसी एक रंग या नस्ल का राज नहीं चाहते थे, ना गोरों का और ना ही अश्वेतों का। वो एक ऐसे समाज का सपना देख रहे थे जहां शक्ति किसी एक के हाथ में ना हो, जहां सब बराबर हों। और फिर वो अपनी कमिटमेंट दिखाते हैं, अगर जरूरत पड़ी तो इस आदर्श के लिए मैं जान देने को भी तैयार हूं। सोचिए, एक ऐसा आइडियल, एक ऐसा सिद्धांत जिसके लिए कोई अपनी जान तक देने को तैयार हो। यही वो स्पिरिट है जो एक अच्छे संविधान की नींव बनती है। हाँ, तो मंडेला के आइडियल्स तो हमने देख लिए, पर उस समय की जमीनी हकीकत क्या थी? अब जरा इस तस्वीर को देखिए। ये रंग भेद यानी अपार्थाइड के दौर का एक साइन बोर्ड है। इमेजिन कीजिए, आप अपने ही देश में कहीं जा रहे हों और आपको ऐसा बोर्ड दिखाई दे। ये सिर्फ एक बोर्ड नहीं है, ये उस सिस्टम का एक सिंबल है जिसके खिलाफ मंडेला ने अपनी पूरी जिंदगी संघर्ष किया। ये उस अन्याय, उस भेदभाव की कहानी कहता है जो वहां के लोगों ने हर रोज महसूस किया था। तो चलिए अपनी पहली केस स्टडी शुरू करते हैं। सेक्शन 1, दक्षिण अफ्रीका, रंगभेद से लोकतंत्र तक। हम ये समझेंगे कि कैसे एक देश जो नस्ल के आधार पर, रंग के आधार पर इतना ज्यादा बटा हुआ था, वो इन जंजीरों को तोड़कर एक सफल लोकतंत्र, एक सक्सेसफुल डेमोक्रेसी कैसे बना। ये कहानी हमें बहुत कुछ सिखाएगी। हाँ, तो सबसे पहले इस शब्द को समझना बहुत जरूरी है, रंगभेद यानी अपार्थाइड। चलिए इसकी डेफिनेशन को ध्यान से पढ़ते हैं। दक्षिण अफ्रीका में 17वीं और 18वीं शताब्दी में यूरोप से आई कंपनियों द्वारा स्थानीय लोगों पर थोपी गई नस्लीय अलगाव पर आधारित शासन व्यवस्था। अब इसको सिंपल तरीके से तोड़कर समझते हैं। पहला सवाल, ये व्यवस्था थोपी किसने? यूरोप से आई ट्रेडिंग कंपनियों ने, जो वहां कब्जा करके बैठ गईं। दूसरा सवाल, किस पर थोपी? वहां के स्थानीय लोगों पर, मतलब वहां के ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स पर। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, इसका आधार क्या था? नस्लीय अलगाव यानी रेशियल सेग्रीगेशन, मतलब चमड़ी के रंग के आधार पर भेदभाव करने वाला एक क्रूअल सिस्टम जिसे गोरी माइनॉरिटी ने वहां की अश्वेत मेजॉरिटी पर लागू कर रखा था। अब देखते हैं कि ये अपार्थाइड व्यवस्था असल में कितनी क्रूर थी। एक एक पॉइंट को ध्यान से समझते हैं। पहला, अश्वेतों को वोट का अधिकार नहीं था। इमेजिन कीजिए, देश आपका है, पर सरकार कौन चलाएगा ये आप तय नहीं कर सकते, आपकी कोई आवाज ही नहीं है। दूसरा, उन्हें गोरों की बस्तियों में रहने की मनाही थी, मतलब शहर के अच्छे इलाके, अच्छी जगहें उनके लिए नो एंट्री जोन थी। तीसरा, परमिट होने पर ही वे वहां काम कर सकते थे, यानी अपने ही देश में एक हिस्से से दूसरे हिस्से में काम करने जाने के लिए भी इजाजत लेनी पड़ती थी, एक परमिट चाहिए होता था। चौथा, ट्रेन, बस, अस्पताल, स्कूल, समुद्र तट, सब कुछ गोरों और कालों के लिए अलग अलग था। मतलब जन्म से लेकर मृत्यु तक जिंदगी के हर मोड़ पर उन्हें यह याद दिलाया जाता था कि वो अलग हैं और कम हैं। और पांचवा, संगठन बनाने और इस व्यवस्था का विरोध करने का भी अधिकार नहीं था। मतलब आप इस अन्याय के खिलाफ आवाज भी नहीं उठा सकते। अगर आवाज उठाई तो वो भी इल्लीगल है। ये पूरी तरह से दमन पर आधारित एक सिस्टम था। लेकिन इतनी आसानी से आजादी नहीं मिली। ये एक बहुत लंबा और मुश्किल संघर्ष था। चलिए इस टाइमलाइन को देखते हैं। कहानी शुरू होती है 1950s में, जब अश्वेत, रंगीन चमड़ी वाले और भारतीय मूल के लोगों ने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस के झंडे के नीचे एकजुट होकर लड़ाई शुरू की। फिर आता है साल 1964। इस संघर्ष को दबाने के लिए नेल्सन मंडेला और 7 अन्य नेताओं को आजीवन कारावास यानी लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा सुना दी जाती है। लेकिन संघर्ष रुकता नहीं, बल्कि और बढ़ता है। 1990s आते आते सरकार पर इतना दबाव बढ़ जाता है कि उन्हें अपनी नीतियां बदलनी पड़ती हैं
और आखिर में वो ऐतिहासिक दिन आता है 26 अप्रैल 1994। इस तारीख को याद रखिएगा। एक नए लोकतांत्रिक दक्षिण अफ्रीका का उदय होता है, एक नए संविधान का जन्म होता है। आज़ादी तो मिल गई, पर अब असली चुनौती सामने थी। इस सवाल पर जरा गौर कीजिए। जब अत्याचारी और उत्पीड़ित दोनों एक साथ रहने का फैसला करें तो वे एक दूसरे पर भरोसा कैसे करेंगे? इमेजिन कीजिए, एक तरफ वो लोग हैं जिन्होंने सालों तक जुल्म किया और दूसरी तरफ वो लोग हैं जिन्होंने सालों तक जुल्म सहा। अब इन दोनों को एक ही देश में एक साथ शांति से रहना है। ट्रस्ट, भरोसा कैसे बनेगा? भविष्य का डर दोनों तरफ था। उत्पीड़ित को डर था कि कहीं ये जुल्म वापस ना आ जाए और अत्याचारी को डर था कि कहीं उनसे बदला ना लिया जाए। ये सबसे मुश्किल सवाल था। तो इस भरोसे की कमी, इस डर का सल्यूशन क्या था? इसका सल्यूशन था एक नया संविधान। और ये कोई आसान काम नहीं था। स्लाइड पर देखिए। 2 साल की चर्चा और बहस के बाद दक्षिण अफ्रीका ने दुनिया के सबसे अच्छे संविधानों में से एक बनाया। पूरे 2 साल तक दोनों पक्ष, ऑप्रेसर और ऑप्रेस्ड, साथ बैठे और उन्होंने मिलकर कुछ ऐसे बुनियादी नियम बनाए जिस पर दोनों भरोसा कर सकें। एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो गारंटी दे कि भविष्य में किसी के साथ भी अन्याय नहीं होगा। यही एक संविधान की असली ताकत है। ये भरोसे की गारंटी बनता है। ठीक है, तो साउथ अफ्रीका की कहानी से ये तो क्लियर हो गया कि कॉन्स्टिट्यूशन कितना जरूरी है। अब इस आइडिया को जनरलाइज करते हैं। हमारा अगला सेक्शन 2, हमें संविधान की जरूरत क्यों है? आखिर किसी भी देश को कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत पड़ती ही क्यों है? चलिए इसके फंक्शंस को समझते हैं। तो सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन की एक सिंपल सी डेफिनेशन देखते हैं। किसी देश के बुनियादी नियमों का लिखित रूप, जिसे वहां रहने वाले सभी लोग मानते हैं। चलिए इसको ब्रेक करते हैं। ये क्या है? बुनियादी नियम, यानी बेसिक रूल्स, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स। ये किस फॉर्म में है? लिखित रूप, यानी रिटन डॉक्यूमेंट, ताकि सब कुछ साफ हो। और इसे कौन एक्सेप्ट करता है? सभी लोग, यानी देश का हर नागरिक। और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, यह देश का सर्वोच्च कानून है, यानी सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड। इसको ऐसे समझो कि ये देश की रूल बुक है। इससे ऊपर कोई नहीं, ना सरकार, ना कोई नागरिक, सब इस रूल बुक के अंडर आते हैं। तो एक संविधान असल में करता क्या है? इसके 4 मुख्य काम हैं। ध्यान से देखिए। 1, ये साथ रह रहे विभिन्न तरह के लोगों के बीच जरूरी भरोसा और सहयोग विकसित करता है। जैसा हमने साउथ अफ्रीका में देखा, यह अलग अलग कम्युनिटीज के बीच ट्रस्ट बिल्ड करता है। 2, यह स्पष्ट करता है कि सरकार का गठन कैसे होगा और किसे फैसले लेने का अधिकार होगा। मतलब सरकार कैसे बनेगी, इलेक्शन कैसे होंगे, डिसीजन कौन लेगा, सब कुछ पहले से तय होता है, कोई कंफ्यूजन नहीं रहता। 3, यह सरकार के अधिकारों की सीमा तय करता है और नागरिकों के अधिकार बताता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सरकार को एक लक्ष्मण रेखा देता है कि वो क्या नहीं कर सकती, और नागरिकों को सुरक्षा कवच देता है फंडामेंटल राइट्स का। 4, यह एक अच्छे समाज के गठन के लिए लोगों की आकांक्षाओं को व्यक्त करता है। मतलब एक देश के तौर पर हम भविष्य में क्या हासिल करना चाहते हैं, ये हमारे कलेक्टिव ड्रीम्स को, हमारे विजन को एक्सप्रेस करता है। अब साउथ अफ्रीका से चलते हैं अपने देश भारत। सेक्शन 3, भारत का संविधान, चुनौतियों के बीच निर्माण। अगर दक्षिण अफ्रीका का रास्ता मुश्किल था, तो भारत की कहानी भी कुछ कम नहीं थी। हमारा संविधान बहुत ही मुश्किल, बहुत ही चैलेंजिंग हालातों में बना था। वो चुनौतियां क्या थीं? जरा उस समय को इमेजिन कीजिए। पहला, विशाल और विविधता भरा देश, हजारों भाषाएं, सैकड़ों धर्म, अलग अलग कल्चर, इन सब के लिए एक रूल बुक बनाना जिसे सब माने, ये एवरेस्ट चढ़ने जैसा मुश्किल काम था। दूसरा, धर्म के आधार पर हुआ देश का विभाजन और उसकी विभीषिका। देश आजाद हो रहा था, लेकिन साथ ही टूट भी रहा था। चारों तरफ हिंसा और खून खराबा था। एक बहुत ही दर्दनाक दौर था। तीसरा, रियासतों का भारत में विलय एक मुश्किल और अनिश्चित काम था। 500 से ज्यादा प्रिंसली स्टेट्स थे, जिनके राजाओं को मनाना था कि वो भारत में शामिल हों। ये एक बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक चैलेंज था। और इन सबके बीच चौथा चैलेंज, देश का भविष्य सुरक्षित और लोकतांत्रिक नहीं लग रहा था। पूरी दुनिया देख रही थी और ज्यादातर को लगता था कि इंडिया एक देश के तौर पर सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा। इन तूफानी हालातों में हमारा संविधान बन रहा था। तो इस नामुमकिन से लगने वाले काम का पूरा किसने किया? हमारे संविधान सभा के नायकों ने। चलिए इनमें से कुछ महान हस्तियों को जानते हैं। सबसे पहले वल्लभ भाई पटेल। वो देश के पहले गृह मंत्री थे, एक वकील और बारडोली सत्याग्रह के बड़े नेता। लेकिन उनका सबसे बड़ा, सबसे क्रूशियल कंट्रीब्यूशन था भारतीय रियासतों के विलय में निर्णायक भूमिका।
आज जो हम भारत का नक्शा देखते हैं, उसे जोड़ने का, उसे एक करने का सबसे बड़ा श्रेय इन्हीं को जाता है। अगली हैं सरोजिनी नायडू। वो एक कवयित्री थीं, लेखिका थीं और एक पावरफुल पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी थीं। वो कांग्रेस की एक लीडिंग महिला नेता थीं और बाद में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल भी बनी। उस दौर में एक महिला का इतने बड़े लेवल पे होना अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। और अब वो इंसान जिन्हें भारतीय संविधान का जनक या द आर्किटेक्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, डॉक्टर पी.आर. अंबेडकर, वो प्रारूप कमेटी यानी ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। मतलब संविधान का पूरा ढांचा तैयार करने, उसकी एक एक लाइन लिखने और उसे स्ट्रक्चर देने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी इन्हीं की थी। वो आज़ाद भारत के पहले कानून मंत्री भी बने और एक महान सोशल रेवोल्यूशनरी थे। तो हमने देख लिया कि संविधान किन हालातों में बना और किसने बनाया। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर कि इस संविधान की आत्मा क्या है, इसके कोर प्रिंसिपल्स क्या हैं। हमारा अगला सेक्शन, लोकतंत्र के मूल सिद्धांत। इस स्लाइड पे हमारे संविधान के 4 पिलर्स हैं। चलिए एक एक करके इनका मतलब समझते हैं। पहला, क, संप्रभु यानी सॉवरन, मतलब फैसले लेने का सर्वोच्च अधिकार लोगों के पास है। हमारे ऊपर कोई बाहरी पावर नहीं है। सिंपल भाषा में हम अपने मालिक खुद हैं। दूसरा, ख, गणतंत्र यानी रिपब्लिक, मतलब देश का हेड कोई राजा रानी नहीं होगा बल्कि एक चुनावा व्यक्ति होगा। अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। तीसरा, ग, बंधुत्व यानी फ्रेटर्निटी, मतलब हम सब एक ही परिवार के सदस्य की तरह रहें, भाईचारे की भावना। और चौथा, घ, धर्मनिरपेक्ष यानी सेक्युलर, मतलब सरकार का कोई ऑफिशियल धर्म नहीं होगा, सरकार के लिए सब धर्म बराबर हैं। ये चारों आइडियाज हमारे संविधान और लोकतंत्र की फाउंडेशन है। तो चलिए अब तक हमने जो 2 बड़ी कहानियां समझीं, उनका एक क्विक कंपैरिजन करते हैं। नेतृत्व के आधार पर देखें तो साउथ अफ्रीका में नेल्सन मंडेला, तो इंडिया में महात्मा गांधी। संघर्ष करने वाली पार्टी, साउथ अफ्रीका में अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, तो इंडिया में इंडियन नेशनल कांग्रेस। औपनिवेशिक शक्ति, ये एक बड़ा फर्क है। साउथ अफ्रीका में लोकल गोरी सरकार थी, जबकि इंडिया में बाहर से आई ब्रिटिश हुकूमत थी। संघर्ष का तरीका, साउथ अफ्रीका में विरोध, प्रदर्शन और बाद में बातचीत हुई, जबकि इंडिया में मुख्य रूप से सत्याग्रह और अहिंसक आंदोलन पर जोर था। इस टेबल से दोनों स्ट्रगल्स की सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस साफ हो जाते हैं। हमारी ये पूरी डिस्कशन एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पर खत्म होती है। इस पर जरा सोचिएगा, एक बार बन जाने के बाद क्या संविधान को बदलती परिस्थितियों के अनुरूप बदला जा सकता है? क्या 70 साल पहले बना डॉक्यूमेंट आज भी उतना ही रेलेवेंट है, या क्या उसे समय के साथ बदलना चाहिए? ये सवाल हमें सोचने पर मजबूर करता है कि संविधान एक पत्थर की लकीर है या एक लिविंग ब्रीदिंग डॉक्यूमेंट है जो समय के साथ विकसित होता है। इस सवाल पर जरूर सोचिएगा।